वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है फ्राइडे द 13th। ये 1981 की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है एलिस से। कैंप क्रिस्टल लेक के हादसे को बीते अब 2 महीने हो चुके होते हैं, जिसमें एलिस ने पेमिला बोरिस को मार दिया था। पर एलिस को अभी तक उस हादसे के सपने आते रहते हैं। एक रात ऐसे ही सपने से वो जाग जाती है, मुंह धोती है और देखती है कि अपनी बिल्ली को भूख लगी है। वो दूध निकालने को जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसे फ्रिज में पेमेला बोरिस का कटा सर दिखता है और एक शख्स पीछे से आकर एलिस के सर में एक आइस पिक घुसाकर मार देता है। गाइस, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि जेसन है, जो कि अपनी मॉम का बदला लेने आया था। 5 साल बाद हमारी मुलाकात होती है पॉल हॉल्ट से, जिसने हाल ही में क्रिस्टल लेक के नज़दीक कैंप काउंसिलर्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया है, जिसमें बहुत सारे टीनेजर्स आए हुए हैं। जिसमें हमारी मुलाकात होती है टेरी, विक्की, स्कॉट, मार्क, सैंड्रा और जेफ से। इसी के साथ हमारी मुलाकात होती है जिनी से, जो कि पॉल की असिस्टेंट है और साथ ही गर्लफ्रेंड है। शाम को पॉल सभी को जेसन की हिस्ट्री बताता है कि 1957 में क्रिस्टल लेक में एक लड़का जेसन डूबकर मर गया था, पर उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। 5 साल पहले एक लड़की ने जेसन की मॉम पेमिला वोरिस को मार दिया था और उसके ठीक 2 महीने बाद वो लड़की अचानक से गायब हो गई। शायद जेसन ने उस लड़की को अपनी मॉम का सर उड़ाते देख लिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि जेसन अभी तक इन्हीं जंगलों में भटकता है कि तभी एक आदमी एक मास्क पहन के सभी को डरा देता है। वो और कोई नहीं, टेड होता है। दरअसल ये पॉल ने रचाया प्रैंक होता है और पॉल ये क्लियर कर देता है कि जेसन मर चुका है और ये जगह बिल्कुल सेफ है। रात होने पर रैल्फ वहाँ आता है। रैल्फ को आपने पिछले पार्ट में देखा ही होगा और उनको चुपके से बाहर से देख रहा होता है कि तभी पीछे से जेसन आकर एक तार से उसका गला घोट कर मार देता है। अगले दिन लेक पर सभी लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। सैंड्रा जेफ को क्रिस्टल लेक चलने की जिद करती है। जेफ नहीं मानता, बट बाद में मान जाता है। दोनों भी चुपकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो कैंप क्रिस्टल में एंटर होते हैं, उन्हें एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और उन्हें पॉल के पास ले जाता है, पर पॉल सारा सिचुएशन हैंडल कर लेता है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर एक आदमी को बोरी जैसा मास्क पहने जंगल में भागते हुए देखता है। वो और कोई नहीं बल्कि जेसन ही होता है, क्योंकि इस पार्ट में एक बोरी ही जेसन का मास्क है। वो ऑफिसर उसका पीछा करते करते जंगल के काफ़ी अंदर आ जाता है, जहाँ उसे एक कैबिन दिखाई देता है। वो कैबिन जेसन का घर होता है। ऑफिसर कैबिन के अंदर चेक करने जाता है, तभी जेसन पीछे से आकर उसे हथौड़े से मार देता है। रात को पॉल कुछ लोगों को टाउन में पार्टी के लिए ले जाता है, तो कुछ लोग कैबिन में ही रुकने का फैसला करते हैं। रात को टेरी लेक में नहाने जाती है। लौट कर आने पर उसके कपड़े गायब होते हैं। ये काम स्कॉट का होता है, पर इसी मजाक में वो एक बियर ट्रैप से उल्टा लटक जाता है। टेरी उसे छुड़ाने के लिए अपने कैबिन से एक चाकू लेने जाती है। दूसरी तरफ जेसन आकर स्कॉट का गला एक मशेटे से काट कर मार देता है। जब टेरी लौट कर आती है, वो स्कॉट को मरा हुआ पाती है। जेसन उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ जिनी पॉल से जेसन की ही बात कर रही होती है कि शायद जेसन ने अपनी मॉम को मरते हुए देखा होगा। उसे सही और गलत के बारे में कुछ पता नहीं होगा और शायद इसी वजह से वो सबको मारता है। पर पॉल कहता है कि जेसन सिर्फ कहानियों में ही जिंदा है और उसे सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ विकी मार्क के लिए तैयार हो रही होती है, तो मार्क विकी का वेट कर रहा होता है। अचानक से जेसन मार्क के मुंह पर एक मशेटे दे मारता है और मार्क सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर जेसन सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाकर जेफ और सैंड्रा को भी एक स्पीयर से मार देता है। विकी लौटकर मार्क को ढूंढने लगती है और उसे ना तो मार्क और ना ही कोई और दिखाई देता है, तो वो ऊपर जेफ और सैंड्रा को मिलने जाती है, पर जेसन पहले से ही वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और एक किचन नाइफ स्टैब करके उसे मार देता है। अगले सीन में जिनी और पॉल भी पार्टी से लौट आते हैं।
कैबिन में एंटर होने पर उन्हें लाइट्स ऑन मिलती है, पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो लोग ऊपर जेफर सेंड्रा के कमरे में चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें बेड खून से सना दिखता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसी वक्त लाइट्स चली जाती है और उसी अंधेरे में जेसन पॉल पर अटैक करता है। पॉल को घायल करने के बाद वो जिनी के पीछे लगता है। कैबिन में कई देर तक छुपते छुपाते बचते बचाते भागकर वो कैबिन से बाहर निकल जाती है और जंगल की तरफ भाग निकलती है। जिनी भागते भागते उसी कैबिन की ओर आ पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो टेबल पर पैमिला वॉरिस का कटा सर देखती है और उसके आसपास कई बॉडीज होते हैं जिन्हें शायद जेसन ने ही मारा होगा। जिनी तुरंत जेसन की मॉम का स्वेटर पहन लेती है और जेसन भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। जिनी जेसन के सामने ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो उसकी मॉम है। जेसन को भी ऐसे लगता है कि वो उसके मॉम के सामने खड़ा है। उस पल में जेसन एकदम थम सा जाता है, पर जैसी उसकी नज़र मॉम के कटे सर पर जाती है वो जिनी पर अटैक करता है, पर पीछे से पॉल आकर जिनी को बचा लेता है और पॉल और जेसन के बीच कई देर तक झड़प होती है, जिसमें जिनी एक मशेटे से जेसन के कंधे पर वार कर मार देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जेसन को मार दिया है। फिर वो उसका मास्क हटाकर उसका चेहरा देखते हैं, पर हमें जेसन का चेहरा दिखाया नहीं जाता। लौटकर वो अपने कैबिन में आते हैं और रिलैक्स होते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है, जिस पर वो डर जाते हैं, पर पता चलता है कि वो टेरी का डॉगी मफिन है। और उसी वक्त जेसन खिड़की तोड़कर अंदर आता है और जिनी को दबोच लेता है, जहां हमें जेसन के चेहरे के दर्शन हो पाते हैं। अगला सीन डायरेक्ट सुबह होता है, जहां जिनी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। वो हर पल पॉल के बारे में ही पूछ रही होती है। एंडिंग में मूवी पैमिला के सर पर जूम होकर ख़त्म हो जाती है। और गाइस, जेसन का क्या हुआ? तो पिछली पार्ट की तरह इस पार्ट में भी जेसन की बॉडी नहीं मिलती। इसका मतलब जेसन अभी भी जिंदा है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे द 13th पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगा, वो देखना भूलना मत, क्योंकि थर्ड पार्ट में जेसन को अपना आइकॉनिक मास्क मिलता है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।